हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग अदर सेक्रेटरी क्लासेज में। और आज देखेंगे एनटीपीसी सिविल 2 ग्रुप डी के लिए टेस्ट नंबर जो देखेंगे 65। पिछले क्लास में टेस्ट 64 कंप्लीट किए थे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस समूह में हैलोजन रखा गया। तो हैलोजन जो रखा गया है, हैलोजन को जो है इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 17 वर्ग में रखा गया है। नोट कीजिएगा, हैलोजन का अर्थ होता है लवण उत्पादक। हैलोजन का अर्थ क्या होता है? लवण उत्पादक। हैलोजन से काफ़ी परीक्षा में पूछा लिखिएगा। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, यह सभी जो है हैलोजन ग्रुप से संबंधित है। जिसमें नोट कीजिएगा, क्लोरीन और फ्लोरीन जो है यह दोनों गैस है जो हैलोजन वर्ग से है। अगर पूछेगा कि ब्रोमीन, लिखिएगा यह हैलोजन है, द्रव है। और लिखिएगा आयोडीन जो है यह हाइड्रोजन वर्ग से संबंधित है, लेकिन यह ठोस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो गया बी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी जो जड़, तना और पत्तियों में अलग नहीं होता है। तो यह जो आंसर हो जाएगा बी। स्पाइरोगाइरा जो होता है यह इन चीज़ों में जो है विभक्त नहीं होता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट में लिखिएगा, यह थैलोफाइटा समूह से आता। लिखिएगा कि थैलोफाइटा समूह के पौधे में जड़, तना और पत्तियां आदि विभक्त नहीं होती है। नेक्स्ट पर लिखिएगा, थैलोफाइटा जो होता है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह अगर पूछिए तो आंसर होगा आपका थैलोफाइटा होगा। नेक्स्ट पर लिखिएगा कि थैलोफाइटा में संवहन ऊतक जो है नहीं पाया जाता। इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। सारे पढ़ना अच्छे से नोट कीजिएगा, परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है कि विद्युत बॉल में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी गैस जो है भरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन गैस जो है भरी जाती है। नेक्स्ट में लिखिएगा, उच्च तापमान मापी जो यंत्र होते हैं उसमें भी जो है नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में लिखिएगा, कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैल का जो बीज होता है उसे द्रव नाइट्रोजन में जो है रखा जाता है। परीक्षा दृष्टि में बार बार पूछता है, अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट में लिखिएगा, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का जो अणु होता है वह द्विपरमाणविक होता है। कैसा होता है? द्विपरमाणविक होता है एवं अध्रुवीय होता है। तो क्वेश्चन था कि विद्युत बल में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी गैस भरी होती है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन हो जाएगा। सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट लिखा रहे एक्स्ट्रा, सारे पॉइंट को अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बार बार क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा। प्रीवियस ईयर सवाल है। चलिए चौथा सवाल कहता है कि ICAR ने भारत के मिट्टियों को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। कितने वर्गों में विभाजित किया है? 8 वर्गों में। नेक्स्ट पर लिखिएगा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लिखिए नेक्स्ट पर लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। तो 4 नंबर सवाल था कि ICAR ने भारत के मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ डी हो जाएगा, 8 भागों में विभाजित किया है। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा और वीडियो पसंद तो लास्ट में लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है। कहता है निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तांबा, सी हो जाएगा। तांबा जो है यह लचीला और कोमल। लिखिएगा, प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तांबा को उत्कृष्ट धातु के नाम से भी जाना जाता है। दोनों पर लिखिएगा। और मानव द्वारा सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का ही प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन था इनमें से कौन सा लचीला और कोमल है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 का सी, तांबा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। छठा सवाल कहता है कि श्रवणीय रेंज से नीचे की आवृत्ति ध्वनि तरंगों कहा जाता है। मतलब कि वैसा ध्वनि तरंग की सीमा रेंज जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। तो 20,000 से हर्ट्ज से जो नीचे की ध्वनि होती है उसे हम नहीं सुन सकते हैं, उसे अश्रवणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्रवणीय कहा जाता है। ठीक है। और श्रवणीय 20 से 20 हर्ट्ज तक के ध्वनि को जो है हम सुन सकते हैं और 20,000 से जो अधिक के ऊपर के ध्वनि होता है उसे भी हम नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इंफ्रासोनिक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। सरल अस्थायी ऊतक नहीं है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम जो है यह सरल अस्थायी ऊतक नहीं, एक जटिल अस्थायी ऊतक है। नेक्स्ट में लिखिएगा जाइलक ऊतक जो होते हैं, आंसर हो जाएगा इसका बी जाइलम। नेक्स्ट में लिखिएगा कि जाइलम जो ऊतक होते हैं पौधे में जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। इसका मुख्य काम होता है जमीन से जल और खनिज लवण जो है अवशोषित कर कर पौधे तक पहुंचाना, और उसके बाद जब पौधे खाद्य पदार्थ जब खाद का निर्माण करते हैं तब फ्लोएम का कार्य होता है पौधे के विभिन्न भागों तक खाद्य पदार्थों को पहुंचाना। नेक्स्ट में लिखिएगा कि जाइलम जो है यह पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का भी काम करता है, और जाइलम जो है यह जल का संवहन करता है। जल क्या करता है, संवहन करता है। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए 8वां सवाल कहता है कि 2 फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है। तो 2 फोकस वाले दूरी वाले जो लेंस का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया निकट दृष्टि, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब दूर दृष्टि होता है, और इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग जो है किया जाता है। तो क्वेश्चन था कि 2 फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग डैश के पीड़ित व्यक्ति को किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9वां नंबर सवाल कहता है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी, इसका आंसर हो जाएगा बी लाहौर में था। और नेक्स्ट पर लिखिएगा कि पंजाब में सिख राज के संस्थापक रणजीत सिंह को ही माना जाता है। इन्होंने पंजाब में सिख राज के संस्थापक माने जाते हैं। तो पंजाब राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। चलिए 9 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 10वां सवाल देखते हैं क्या कहता है। 10वां सवाल कहता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा इसमें। तो इसका तो आंसर हो जाएगा 1820 ईस्वी में किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में किया गया। और नोट कीजिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो 51% भूमि पर जो है लगाया गया था, सर्वाधिक 51% भूमि पर। नेक्स्ट पर लिखिएगा 1793 ईस्वी में जो है अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया था, और अस्थायी बंदोबस्त के तहत जो है राज्य जो है किसान से जो है 89% जो है कर के रूप में असूलता था, देना पड़ता था। उसका नेक्स्ट पर लिखिएगा अगर आपसे पूछिए महलवाड़ी व्यवस्था, तो लिखिएगा 1822 ईस्वी में महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। 10 में क्वेश्चन था ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1820। और अच्छे से नोट कीजिएगा 51% भूभाग पर यह लगाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 11 नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान के अनुसार महत्वपूर्ण दुष्व्यापार और बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद के तहत है। तो ये इसका जो जिक्र है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 23 में जिक्र किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर सवाल कहता है कि भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का क्षेत्र है। तो भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का क्षेत्र जो है कछारी मिट्टी है, जिसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेट लिखिएगा भारत में 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है भारत में जो है कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है। देखिए नोट कीजिएगा राजकोषीय नीति के जो 3 मूल उद्देश्यों में शामिल होता है उसमें सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और कराधान को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा समग्र व्यय हो जाएगा। 3 कौन कौन सा है फिर से नोट कीजिएगा सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और कराधान। यह 3 जो है राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा समग्र व्यय। आंसर हो जाएगा डी। 13 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर सवाल क्या कहता है बनाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर सवाल कहता है कि एक पक्षीय हस्तांतरण भाग होते हैं। तो 14 का क्या हो जाएगा नोट कीजिएगा पूंजी एक पक्षीय हस्तांतरण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उपहार आता है, दान होता है, व्यक्तिगत प्रीवेशन, चालू खाते के भाग, पूंजी खाते के अंतर्गत विनिवेश और ऋण को रखा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा एक पक्षीय हस्तांतरण का भाग जो आता है तो इसका आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन के चालू खाते का। भुगतान संतुलन के चालू खाते का कौन कौन आता है सारे पॉइंट से नोट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 14 के ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 14 का एक भुगतान
संतुलन के चालू खाते का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट करते चलिएगा और बार बार रिविजन करते रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। 15 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सीमावर्ती नहीं। देखिए भारत का सीमावर्ती नहीं है तो सीमावर्ती देश कौन कौन सा नोट कीजिएगा। पहला पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। यह भारत के सीमावर्ती देश है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा इसमें कौन नहीं आया है, लाओस नहीं आया है। तो आंसर हो जाएगा 15 का बी हो जाएगा, लाओस नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका के लेखक कौन है। तो फटाफट आंसर बनाइए इसका क्या हो जाएगा। तो हिस्टोरिका के लेखक यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका हेरोडेटस। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इतिहास का पिता, हेरोडेटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका के लेखक हो जाएगा हेरोडेटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। लेकिन नेचुरल हिस्टोरिका पूछेगा तो नोट कीजिए, नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक लेखक जो है प्लिनी है। आंसर हो जाएगा 16 के ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल कहता है कि एल्कीन का सूत्र होगा। तो एल्कीन का सूत्र जो हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा CnH2n+2 जो है एल्केन का सूत्र है, एल्केन का। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है, नोट कीजिएगा एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है। CnH2n होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है तो नोट कीजिएगा एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है। तो क्वेश्चन था कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी CnH2n+2। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 18 में कहता है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो अस्थि में जो है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओसिन प्रोटीन सी हो जाएगा। तो 18 का आंसर हो जाएगा ओसिन प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। नोट कीजिएगा इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को ईस्वी को हुआ था। और किसके तहत हुआ था तो लिखिएगा मराकेश समझौता के तहत जो है इसकी स्थापना होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में इसके विश्व व्यापार जो संगठन है इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक जो है नोजी अकोंजी इबेला है। कौन है, नाओमी ओंजी अंकोला। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। 20 नंबर सवाल कहता है कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर आंसर हो जाएगा 9। कितना होता है, 9 होता है। 15 लिखिएगा। रग्बी फुटबॉल में 15 होता है। पोलो खेल में पूछेगा तो 4 हो जाएगा। 7 लिखिएगा। पोलो जो वाटर पोलो होता है उसमें होता है 7। पोलो में 4, वाटर पोलो और कबड्डी और नेटबॉल तीनों में 7 होता है। वॉलीबॉल में नोट कीजिएगा 6 होता है। बास्केटबॉल में 5 होता है। जिम्नास्टिक खेल अगर आपसे पूछे नोट कीजिएगा 8 होता है। अगर खो खो खेल पूछे तो 9 होता है। सारे पॉइंट का अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा। तो यह था आज का 20 महत्वपूर्ण सवाल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेट के साथ। धन्यवाद।